जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जीवाश्म ईंधन यानी कि जो हमारे होते हैं फॉसिल्स फ्यूल, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सभी के स्थान पर जैव ईंधन का लोग प्रयोग करें और जैव ईंधन का क्या महत्व होता है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके अलावा सरकार के द्वारा जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम अभी तक उठाए गए हैं उनके बारे में लोगों को बताने के लिए प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा हमारे यहाँ पर विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और इस अवसर पर पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया। पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम और गैस मंत्री हैं। खादी व ग्रामोद्योग आयोग, बात हो रही है KVIC की। तो इसने किस राज्य में अपनी तरह का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये खोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जनजातीय गांव है जिसका नाम है चुल्लू। तो इस चुल्लू गांव में सितंबर 2020 में KVIC के द्वारा अपनी तरह का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला जाएगा। अब इसके अंतर्गत KVIC करेगी क्या? तो KVIC के द्वारा रेशम उद्योग से संबंधित जो भी मशीनरी हैं वहां के लोगों को दी जाएंगी। इसके अलावा 25 स्थानीय कारीगरों को KVIC यहाँ पर रेशम उद्योग के संदर्भ में प्रशिक्षण भी देगा। KVIC की बात करते हैं तो MSME मंत्रालय के अधीन अप्रैल 1957 में इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और KVIC ने अभी खादी के जो मास्क हैं उनके एक बॉक्स का भी निर्माण किया था जिसका उद्घाटन MSME मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, तो इससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्विज आप लोग जरूर दिया करें, नीचे आपको ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप के ऊपर जाकर के आप क्विज दे सकते हैं और वहां पर जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं उनका नाम भी आ जाता है। तो इस प्रकार से कोशिश करिए कि आप भी टॉप 10 में शामिल हों। और इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और कल टेलीग्राम पर मैंने 1 से लेकर के 7 अगस्त तक की जो PDF है उसको भी भेज दिया है, तो वहां से आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? अक्सर आप देखते होंगे कि जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल हैं उसके ऊपर आपको पुरुषों के साइन मिलते हैं, लेकिन अब भारत का पहला शहर बन गया है मुंबई, जिसने ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर महिला प्रतीक चिन्ह को अंकित किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो जर्मनी के द्वारा सबसे पहले ये कदम उठाया गया था, यानी कि उन्होंने अपने देश में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक को अंकित किया था। उसके बाद में 2017 में ऐसा किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो बृहन मुंबई नगर निगम के द्वारा इस महिला प्रतीक को जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके ऊपर अंकित किया गया है। मुंबई के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ऑडियो आधारित ऐप है, इस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है कोविड-19 का पता लगाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनकी आवाज़ में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इसीलिए मुंबई में इसको पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है और यहाँ पर कोविड-19 का पता लगाने के लिए ऑडियो आधारित ऐप का उपयोग किया जाएगा। अगस्त 2020 में इनमें से किस खगोलीय पिंड के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया? तो ये खगोलीय पिंड है हमारा सूर्य यानी कि सन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। तो USA के वायुमंडलीय अनुसंधान के राष्ट्रीय केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च और चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा कोरोनल मल्टी चैनल
पोलारीमीटर की मदद से यहाँ पर इसकी मैपिंग की गई है। अब सूर्य के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है, और इस संदर्भ में मुख्य रूप से दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो ये है कि सूर्य का जो कोर होता है, यानी कि जो भीतर का भाग होता है, इसका तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर इसके सतह पर आ जाते हैं तो इसका तापमान होता है 5700 डिग्री। तो ये तापमान में इतना वेरिएशन किस प्रकार से होता है, एक तो वैज्ञानिक इसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और सूर्य में जो यहाँ पर विस्फोट होती है जिसके कारण सोलर ज्वाला निकलती है, तो इन सभी के बारे में भी वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया जा रहा है। और ये जो वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की मैपिंग की गई है, ये एक इस क्षेत्र में उपयोगी कदम होगा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नासा के द्वारा जो सौर ज्वाला है उसके लिए ही सनराइज मिशन की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगस्त 2020 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दरअसल पीएम के द्वारा 30 दिसंबर 2018 को अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इसकी आधारशिला रखी गई थी, और उस समय ये टारगेट रखा गया था कि ये जो 2300 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई जाएगी, ये अगले 2 वर्षों में कंप्लीट होगी, और सरकार के द्वारा यहाँ पर 1224 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है चेन्नई, तो चेन्नई से होते हुए ये जाएगा पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद में पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार और जो भी अन्य द्वीप हैं उन सभी को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया। अब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती क्या है? तो मुख्य रूप से जो भी हमारी संचार सेवाएं होती हैं, चाहे लोगों के द्वारा मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा हो, या फिर लैंडलाइन की सेवाएं हैं, या फिर तेज इंटरनेट की सेवाएं हैं, इन सभी को अब तेज स्पीड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग एक्सेस कर पाएंगे। और इसीलिए इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से अंडमान और निकोबार के अन्य क्षेत्रों को कवर किया गया है। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मित्र योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी 9 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि यह दिन विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, और इसी अवसर पर सीएम भूपेश बघेल के द्वारा वन में रहने वाले लोगों के लिए इंदिरा वन मित्र योजना लॉन्च की गई है। अब ये योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर जनजातीय समुदाय रहती है, और आपको पता होगा कि जो जनजातीय समुदाय होते हैं उनका मुख्य रूप से निवास आपको जंगलों के आसपास ही मिलेगा। तो इस प्रकार से 10,000 गाँव को चिन्हित किया जाएगा, और इन 10,000 गाँव में से प्रत्येक गांव से 10 से 15 युवाओं की एक टीम बनेगी, और इन टीम का यह काम होगा कि जो भी वन आधारित आर्थिक गतिविधियां हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, और उस संदर्भ में इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में जो फल देने वाले पौधे हैं या फिर ऐसे पौधे जिनका कोई औषधीय गुण है उनकी रोपाई की जाएगी, और सरकार के द्वारा ऐसे 85 ब्लॉकों में 10 लाख की लागत से वन उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो उत्पाद वनों से मिलते हैं उनको किस प्रकार से प्रोसेस किया जाए, इसके लिए यहाँ पर वन उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तो नाम है इसका इंदिरा वन मित्र योजना, जो कि शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोधन न्याय योजना भी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। किस आईआईटी संस्थान ने स्वदेशी बीज बॉल्स यानी कि बायो एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आईआईटी कानपुर की एक स्टार्टअप है जिसका नाम है एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके साथ में मिलकर के आईआईटी कानपुर ने इसका विकास किया है। अगर हम बात करते हैं इस बीज बॉल्स की, यानी कि जो आपके सीड्स बॉल होते हैं, इनमें बीज, खाद और मिट्टी शामिल होते हैं, और इनका उपयोग
जब किया जाता है तो उस स्थान पर मिट्टी को खोदने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इन बॉल्स की सीधी रोपाई कर दी जाती है। तो इसे डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। कल मैंने आपसे बताया था कि आईआईटी दिल्ली ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है और आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पर मेटा ग्रिड नाम का एक नैनो पार्टिकल डेवलप किया है। रुद्रेन टंडन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रुद्रेन टंडन की बात करें तो अभी तक ये आसियान समूह के देशों में भारत के राजदूत थे और अब अफगानिस्तान में भारत के राजदूत विनय कुमार के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो राजधानी इसकी काबुल में है, मुद्रा है अफगानी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अशरफ घनी। ये आप लोकेशन देख सकते हैं अफगानिस्तान की। ये हमारे देश भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला प्रश्न है 10 अगस्त 2020 से किस केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जिसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, इसके अंतर्गत अपने देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि जो भी हमारे स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी घोषणा की गई थी। और इसके अंतर्गत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और इस निर्णय के अंतर्गत 101 हमारे देश के ऐसे रक्षा उत्पाद हैं जिनके आयात पर दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 तक के बीच में रोक लगा दी जाएगी। इनमें कई सारे विमान हैं, रडार हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आर्टिलरी गन हैं और इनमें से कुछ का निर्माण अपने भारत में शुरू हो चुका है। यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको जो भी डिफेंस इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे उनमें से ज़्यादातर आपको अपने देश की कंपनियों के द्वारा निर्मित मिलेंगे। वन भूमि क्षेत्र अधिकार सर्टिफिकेट देने वाला देश का पहला नगर निगम जगदलपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 9 अगस्त को ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा जगदलपुर के 4 लाभार्थियों को वन भूमि क्षेत्र अधिकार सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। अब ये सर्टिफिकेट होता क्या है? तो जैसे जो हमारे शहरी क्षेत्र होते हैं उनके आसपास आपको जो वन क्षेत्र मिलेंगे, इन वन क्षेत्रों को वहां पर निवास करने वाले लोगों को पट्टे पर दिया जा सकता है, यानी कि लीज पर ये दिया जा सकता है और ये हमारा कहता है वन अधिकार अधिनियम। तो अब वन भूमि क्षेत्र अधिकार सर्टिफिकेट देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है और इसके अंतर्गत अब जिन 4 लोगों को ये सर्टिफिकेट मिला है उनके द्वारा सरकार की ये जो वन के आसपास की भूमि होगी इसका उपयोग इनके द्वारा किया जा सकता है। और आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा अभी जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की गई थी उसमें बीजापुर रहा था शीर्ष स्थान पे। विक्रम दोरीस्वामी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा और इन्होंने स्थान लिया है रीवा गांगुली का। किसका? रीवा गांगुली के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। अब देखिए, अगर आपने देखा हो तो वर्ष में कई सारे उच्चायुक्त या फिर जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखने हैं। खास तौर पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर जो दुनिया की महाशक्तियां हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो यहाँ पर भारत के राजदूत कौन हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। ऐसे अगर आप याद करने जाएंगे तो 100 से ज़्यादा राजदूत हो जाएंगे, तो जिन्हें याद करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। और यहाँ से प्रश्न रेयरली ही पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत कम एग्जाम होते हैं जहाँ पर राजदूत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्या उसमें पहले इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है या फिर नहीं। तो ध्यान रखिएगा, विक्रम दोरीस्वामी बांग्लादेश में नए राजदूत बन गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मिलेगी, मुद्रा है टका, पीएम है यहाँ की शेख हसीना। अगस्त 2020 में किसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये है क्या?
इसके लिए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब फसलों की कटाई हो जाती है तो किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट किया जाए, यानी कि उनका प्रबंधन किया जाए, और फिर उन फसल उत्पादों को किस प्रकार से मार्केट में पहुंचाया जाए। इसके लिए यहाँ पर इस कृषि बुनियादी ढांचा कोष को शुरू किया गया है और इसी के अंतर्गत किसानों को अपने अनाजों की बेहतर भंडारण की व्यवस्था मिलेगी, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये होगा 1 लाख करोड़ का और इसको शुरू किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारतीय रेलवे ने किस राज्य से बांग्लादेश के लिए विशेष पार्सल ट्रेन से डेनिम व डाई का परिवहन किया? कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश से पहली विशेष पार्सल ट्रेन चली थी बांग्लादेश के लिए और इसमें भारत ने भेजा था सूखी मिर्च। तो अब यहाँ पर ये जो विशेष पार्सल ट्रेन चलाई गई है बांग्लादेश तक, जिसमें डेनिम डाई और रंग है, ये चली है गुजरात से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत अहमदाबाद डिवीजन से यहाँ पर डेनिम का कपड़ा, रंग और डाई को बांग्लादेश के बेनापोल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और अभी किसान रेल पहली चलाई गई है, वह आपकी चली है महाराष्ट्र से बिहार तक। आखिरी प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के दूसरे रेल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? हुबली में। हुबली आपको मिलेगा कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, हुबली ये पश्चिम बंगाल वाला नहीं है, ये हुबली है कर्नाटक वाला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इसके अलावा कोयला और खान मंत्री, साथ ही साथ संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो दक्षिणी रेलवे का ये दूसरा रेल म्यूजियम होगा और पहला रेल म्यूजियम आपको मिलेगा मैसूरू में, ये भी आपका है कर्नाटक पे। हुबली की बात हुई है तो हुबली रेलवे स्टेशन, इसके ऊपर विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया जा रहा है। इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। ई ज्ञान मोबाइल ऐप ये शुरू किया गया है दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है कि अब दादरा एंड नागर हवेली और दमन और दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं हैं। 26 जनवरी 2020 से इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। किसानों के लिए कस्यप इंडिया ऐप की बात करते हैं तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। वर्ष 2024 में, 24 नहीं, वर्ष 2020 में रिकॉर्ड बार ला लीगा खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने और इन्होंने जीता है 34वीं बार। अमेरिका की पहली अश्वैत लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो ये बन गए हैं मैडलिन स्वीगल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके बारे में आपको याद रखना है। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर को पूरा देखते हैं, पीडीएफ से रिवीजन करते हैं, इसके अलावा ऐप पर जा करके आप क्विज देते हैं, तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। लेकिन अगर आप केवल 3 से 4 मिनट वीडियो देखते हैं या फिर केवल पीडीएफ डाउनलोड करते हैं या फिर केवल पीडीएफ इकट्ठा करते हैं, तो यकीन मानिए आप 10 से 20% से ज़्यादा प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ढंग से करिए, कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ से रिवीजन टाइम पर कीजिए, ऐप के ऊपर जाकर के क्विज दीजिए, तब कहीं जाकर के आप 90% के आसपास प्रश्नों को करंट अफेयर के अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप 3 से 4 मिनट का वीडियो देख करके या फिर इस प्रकार से करके करंट अफेयर के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल होगी और इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को कई वर्षों तक जारी रखना होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये स्ट्रेटजी आप जरूर फॉलो करें। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस देश द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा? ट्रैफिक इंडिया ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है भारत में तेंदुओं की डेथ के ऊपर। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा डेथ यहाँ पर किस राज्य में हुई है। किस बीमा कंपनी के द्वारा पुनरुद्धार अभियान की घोषणा की गई है? HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष कौन बनी है? और रमेश बाबू बोद्दू
किस बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।